Okay, good evening everyone. So today we're going to continue our video on history. First of all, I would like to apologize to you all that we have been very late in uploading these videos because there were certain issues which we had to tackle with. Now, but we cannot assure, but we will try to be continue from tomorrow onwards. Okay, now let's see the topic: a growing middle class and the end of privileges. Now, first of all, see जो ये पूरा का पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था ये वर्कर्स का था, ठीक है। लेकिन इसमें मिडिल क्लास का रोल कहां से आता है? मिडिल क्लास ऐसा क्या है जो कि इतना ज्यादा इफेक्टिव बनता है ना? मिडिल क्लास कौन होता है? मिडिल क्लास वो लोग होते हैं जो ना गरीब हैं ना अमीर हैं, जो बन सकते हैं लेकिन इतना उनके पास में क्या रिसोर्सेस नहीं है। वो एजुकेटेड हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, वो चीजों को समझ सकते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि कैसे, मतलब हायर लेवल पे जाते तक नहीं जा सकते। ओके, सो सेम काम होता है कहां पे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखिए, आप अगर पहले लाइन देखेंगे तो पीजेंट्स और वर्कर ने पार्टिसिपेट किया था किसमें? इंक्रीजिंग टैक्सेस और फूड स्कैरसिटी के अगेंस्ट। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आती है? पीसेंट और फार्मर्स को ही आएगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास ही खाने को नहीं है, उनको सबसे ज्यादा साल का टैक्स पे करने मेहनत करनी है। लेकिन उनके पास में वो रिवोल्ट तो कर रहे थे, वो अगेंस्ट में तो थे सरकार के, किंग के, बट उनके पास में कोई ठोस वो नहीं था, बैकअप नहीं था कि वो चीजों को समझ करके कुछ कर सके। उनके पास में जो लैक करी थी वो थी अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ठीक है। अब ये कमी उनकी कौन पूरी करेगा? ये कमी उनकी पूरी करेंगे आपके थर्ड एस्टेट में मिडिल क्लास। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास वो था, एक ग्रुप था। ग्रुप मिडिल क्लास क्या था? अ ग्रुप विद इन द थर्ड एस्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। ओके, द 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि व्हाट डू मीन बाय द मिडिल क्लास एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस्ड द course of French Revolution. So, the 18th century witnessed the emergence of social groups termed as the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as the woolen and silk textile that were either exported or brought by the richer member of the society। यानी कि उनके मेनली वो क्या करते, वो बिजनेस क्या करते थे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, ठीक है। और उनके सामान को कौन खरीदता था? रिच सेक्शन खरीदता था। और रिच सेक्शन गरीब की तरह मोल भाव तो करेगा नहीं, जितने मिला उतने में उन्होंने खरीद लिया, जिससे कि वो लोग अच्छे खासे थे, ठीक है, उनके पास में पैसा था, उनके पास में एजुकेशन थी, ठीक है। नाउ all of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth, rather a person position, social position that must be depend on his merit. These ideas envisaging society based on the idea are equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau in his two treatises ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक। सी अब हमारे पास यहाँ पर चार, अब होता क्या है, विद अब आएंगे कुछ फिलोसोफर्स। अब मैंने जैसा बताया ना कि ये वो टाइम था जिसमें लोग ज्यादा तो अमीर ही थे या फिर गरीब ही थे, ठीक है। और अमीर अमीर कैसे हो रहा था? गरीब को दबा करके। अब ऐसे टाइम पे एक ऐसा ग्रुप उठता है जो कि क्या है, अमीर, थोड़ा सा वेल ऑफ भी है और थोड़ा सा उसके पास में क्या है, एजुकेटेड भी है, ठीक है। ऐसे टाइम पे फिर कौन आते हैं? फिलोसोफर्स आते हैं। ऐसे दो फिलोसोफर्स कौन है? जॉन लॉक एंड जीन जैकस रूसो। अब जॉन लॉक ने किताब लिखी थी टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो उनके जन्म के आधार पर नहीं मिलनी चाहिए, वो उनके किस पे मिलनी चाहिए? मेरिट्स के ऊपर, कि वो किस काबिल है। सपोज कीजिए क्लास है, तो क्लास में ये नहीं कि कोई टीचर का बच्चा है तो उसको सारा फेवर मिले, नहीं, कोई बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको फेवर मिले, ठीक है। नेक्स्ट, Rousseau carried the idea forward, proposing the form government based on social contract between people and the representatives. Now, J.J. Rousseau ने कौन सी बुक लिखी थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बताया था कि जो नई सरकार बननी चाहिए या फिर जो नया चेंज आना चाहिए वो किसके आधार पे होना चाहिए? लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। ये यहाँ पे इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं? डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और आदमी आएगा, मॉन्टेस्क। मॉन्टेस्क इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज
मॉन्टेस्क प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। अब आप लोगों ने, हमने 9th क्लास का सिविक्स का एक चैप्टर है वर्किंग, सिविक्स का चैप्टर है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उसमें हमने देखा है कि जो सरकार है वो 3 पार्ट्स में क्या रहती है, डिवाइडेड रहती है। कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इन तीनों में क्या रहती है, सरकार डिवाइडेड रहती है। तो ये तीन क्या है, ये इन तीनों के बारे में किसने बोला था, मॉन्टेस्क ने बोला था। किसमें, अपनी बुक इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। ठीक है, this model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain। अमेरिका को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1774 से 1776 के पीरियड के बीच में। ओके, द आइडियाज ऑफ दिस philosophers were discussed intensely इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेज। आज भी ये आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि लोग जो डिस्कशन करते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो चाय की दुकान होती है, टपरियां होती हैं, वहां पर ये लोग जो अगर मतलब गरीब भी होगा या फिर जिसको मतलब पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, लेकिन वो भी और लोग जो अखबार पढ़ते हैं उनको सुन करके अपने व्यूज डेवलप करते हैं। वो लोग उनको बताते हैं कि ये सब हुआ है। और सेम काम कहाँ पे होने लगा, फ्रेंच सोसाइटी में भी होने लगा कि इस मिडिल क्लास ने क्या किया, लोगों को बताना शुरू किया कि ये सब चीजें हो रही हैं, जिससे कि लोग उनको फॉलो करना शुरू करते हैं और लोग और ज्यादा अवेयर होते हैं कि उनके साथ में क्या बुरा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन शुरू कैसे होता है। सो रेवोल्यूशन का देखो, पहला जो मेजर कारण था लुई 16 का, सो ये था लुई 16 जब राजा बनता है 1774 में, तो उसको एक खाली क्या मिलता है, खजाना मिलता है, तो उसको टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं। अब टैक्स बढ़ते हैं तो सिर्फ एक ही सेक्शन था तो जो टैक्स पे करता था, वो कौन सा था, आपका थर्ड एस्टेट था। ठीक है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो बोझ था देश को चलाने का, कर्ज उतारने का, उनके ऊपर 2 बिलियन लाइब्रेरी का क्या था, कर्जा था। ये सब भार किसके ऊपर था, थर्ड एस्टेट के ऊपर था। इस वजह से लोग क्या थे, परेशान थे। ओके, तो ये यहां पे आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन मतलब होता है कि रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ। नाउ Louis XVI had to increase the tax for a reason you have learned in the previous section. Do you think that he could have gone about doing this? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the estate generals, which would then pass his proposal for new tax. The estate general was a body to which the 3 estates sent the representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done in 1614. Now see, यहाँ पर बोला क्या गया है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमें सबसे पहले गौर करना है। ओल्ड रेजिम, ओल्ड रेजिम जो वर्ड है ये यूज किया गया है पीरियड बिफोर 1789। अब जो पीरियड था 1789 से पहले का, रेवोल्यूशन से पहले का जो पीरियड था, उसमें राजा के पास में, अकेले के पास में इतनी पावर नहीं थी कि वो किसको बुला सके, वो टैक्सेस को क्या कर सके, बढ़ा सके। वो टैक्सेस को नहीं बढ़ा सकता था कि चलो आज टैक्स बढ़ा दिए, राजा ऐसा नहीं कर सकता था। राजा को क्या करना पड़ता था, राजा को इसे बुलाना पड़ता था, एस्टेट जनरल को। अब एस्टेट जनरल होती क्या है, एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी। क्या थी, एक पॉलिटिकल बॉडी। ठीक है, जिसको सिर्फ कौन समन कर सकता था, इसको सिर्फ कौन बुला सकता था, किंग बुला सकता था। इसको सिर्फ कौन समन कर सकता था, किंग समन कर सकता था। ठीक है, और ये क्या थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी कंसिस्टिंग ऑफ representatives from all 3 estates। यानी कि ऐसी पॉलिटिकल बॉडी जिसके अंदर तीनों की तीनों एस्टेट्स के क्या हो, लोग हों। तीनों तीनों एस्टेट्स के कौन होंगे, इसमें लोग होंगे। ठीक है, तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, एस्टेट जनरल। एक प्रकार से पार्लियामेंट था इनका, जहां पर सारे इकट्ठा होते थे। लेकिन इसको बुला कौन सकता था, सिर्फ और सिर्फ किंग ही इसको बुला सकता था। लास्ट टाइम इसको कब बुलाया गया था, 1614 में। इसके बाद इसको बुलाया नहीं गया था। और इसको बुलाया क्यों जाता था, क्योंकि राजा अकेला फैसला नहीं ले सकता, उसको सर्वसम्मति से क्या लेना होगा, फैसला लेना होगा। अब आपको लग रहा होगा कि तो बहुत अच्छी बात है कि राजा सबको बुला रहा है, लेकिन नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से आती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है हमारे पास में एस्टेट कितने हैं,
फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? थर्ड एस्टेट की। टैक्स अकेला कौन पे करता है? थर्ड एस्टेट। ठीक है, क्लर्जी और नोबिलिटी ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ किनको एंजॉय करते थे? प्रिविलेजेस को। बट इन तीनों की वोट की वैल्यू क्या थी? 1 1 1। और अब जाहिर सी बात है, टैक्स बढ़ाना है तो किसके ऊपर बोझ पड़ेगा? थर्ड एस्टेट पे। और थर्ड एस्टेट ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा कि इन पे बोझ पड़े, तो ये क्या करेंगे? विरोध करेंगे। लेकिन अगर वोटिंग होती है तो डायरेक्टली ये लोग कितने से हार जाएंगे? 2:1 से। और यही पूरे का पूरा मुद्दा बनता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, क्योंकि इनको ना तो राइट्स मिल रहे थे, महंगाई बहुत ज्यादा थी, फूड स्कैरसिटी थी, लोग खाना नहीं खरीद पा रहे थे, उसके बाद टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे, और टैक्स अकेला पे कौन करेगा? थर्ड एस्टेट करेगा। ठीक है। सो अब होता क्या है? अब होता ये है कि 5 मई 1789 को किंग लुइस 16 पहली बार किसको बोला? 1614 के बाद में पहली बार किसको बुलाता है? एस्टेट जनरल को, टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, नए टैक्स लगाने के लिए। अ रेस्प्लेंडेंट हाफ hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second estate had 300 representatives each. यानी फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर के कितने? 300 यानी कि ओवरऑल 600। ठीक है। Who were seated in the first rows facing each other. अब वो लोग क्या है? वो लोग ऐसे बैठे हुए हैं, आमने सामने मुंह करके क्या है? बैठे हुए हैं। ये लोग सीटेड हैं। बेटा वर्ड्स पर गौर देना, ये लोग क्या है? सीटेड है। ठीक है। वहीं पर जो थर्ड एस्टेट था उसके अकेले के मेंबर्स कितने थे? 600। ठीक है। और वो कहां पे? वो पीछे साइड में खड़े थे, वो लोग खड़े थे। यानी यहाँ पे 300 बैठे हैं, यहाँ पे अकेले 300 क्या है? ये 600 पूरे क्या है? खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस था सोसाइटी के बीच में। ठीक है। नाउ द थर्ड एस्टेट वाज प्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। अब थर्ड एस्टेट को प्रेजेंट कौन करता है? यहाँ पे मिडिल क्लास करती है। ठीक है। पीजेंट आर्टिसन वीमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। किसानों को और चित्रकारों को लगा लीजिए, आप मूर्तिकारों को लगा लीजिए, शिल्पकारों को लगा लीजिए, इन और औरतों को इसमें एंट्री, एस्टेट जनरल में एंट्री नहीं थी। हाउ एवर द ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर which the representatives had bought. But ऐसे 40,000 लेटर इन लोगों के पास में था, जो किनके द्वारा लिखे गए थे? पीसेंट, आर्टिसन एंड वीमेन के द्वारा, जो कि उस असेंबली में प्रेजेंट किए गए थे किंग के सामने, कि भाई हमें ये समस्या है, हम लोग आ नहीं पा रहे हैं, आप लोग हमें एंट्री नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी समस्या क्या कर लीजिए, सुन लीजिए। और ये 600 जो एक ही सेक्शन से आ रहे थे, इन्होंने वो सब चीजें सामने रखी। Voting in the estate general in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. और वोटिंग कैसे होगी? यहाँ पे 1% 1 वोट नहीं है, यहाँ पे 1 एस्टेट 1 वोट है। और ये क्या बोलता है? सबसे बड़ा रीजन होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। दिस टाइम टू लुइस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। और अभी भी लुइस 16 ने इसको चेंज नहीं किया, वो इसी परंपरा सारे क्या रहा? चलता रहा। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड, बट थर्ड एस्टेट ने डिमांड क्या की? कि भाई अब से जो असेंबली में वोटिंग होगी वो कैसी होगी? वेर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। यहां पर सभी मेंबर्स के पास में क्या होना चाहिए? 1 वोट होना चाहिए। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपसे पूछें कि भाई ये 1 पर्सन 1 वोट का जो सिद्धांत है ये कहां से आता है, तो रूसो की बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसने हमें पहले बताया था गवर्नमेंट और उसके लोगों और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में जो तालमेल होगा उसको किसी में बताया गया था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया था। सो उसमें ये आइडियाज पुट फॉरवर्ड किए गए थे कि हर इंसान की वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, जो कि आज के मॉडर्न टाइम्स में है। लेकिन उस समय क्या था कि एक एस्टेट का एक ही वोट था। Okay, when the king rejected the proposal, member of the third estate walked out of the assembly. अब किंग ने, जाहिर सी बात है किंग इनकी बात मानेगा नहीं, तो उसने क्या कर दिया? प्रपोजल को डिक्लाइन कर दिया। और जैसे प्रपोजल डिक्लाइन हुआ, लोगों ने उसके जो किंग एस्टेट जनरल था उसको बॉयकॉट कर दिया। लोगों ने एस्टेट जनरल को क्या कर दिया? बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, कि भाई आप लोग अगर हमारी डिमांड नहीं मान रहे तो हम लोग ऐसी जगह पर रुकेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये मीटिंग किस लिए की गई थी? टैक्स बढ़ाने के लिए। और टैक्स अकेला कौन पे करेगा? थर्ड एस्टेट। और थर्ड एस्टेट के ही आप अगर बात नहीं सुन रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं उनका वहां पे रुकने का।
ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड एस्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्समैन ऑफ द होल फ्रेंच नेशन। अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स यानी वो 600 लोग थे, उन्होंने अपने आप को क्या समझ लिया कि वो 600 लोगों की आवाज पूरे फ्रांस की आवाज है, जो कि सही भी है, क्योंकि फ्रांस का सबसे बड़ा पॉपुलेशन का एक हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता था? थर्ड एस्टेट को। ठीक है, बहुत ही कम परसेंट पॉपुलेशन किसकी थी? क्लर्जी या नोबिलिटी की। ठीक है, ज्यादातर हिस्सा किसका था? थर्ड एस्टेट का था। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे on 20 June they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. They declared themselves as National Assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. They were led by Mirab and Abbasius. Mirab was born in a noble family but was convinced of the need to do away with society of feudal privilege. He brought out a general and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. बेटा इसमें ये जो टेनिस कोर्ट में जाकर के शपथ लेते हैं कि हम लोग यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी डिमांड्स को मान ना लिया जाए, और इन्होंने अपने आप को एस्टेट जनरल से अलग करके खुद को ही क्या बना लिया? नेशनल असेंबली। इन्होंने अपने आप को क्या बना लिया? नेशनल असेंबली बना लिया। और बेटा इस ये जो ओथ ली गई इसको बहुत फेमसली क्या बोलते हैं? द टेनिस कोर्ट ओथ। क्या बोलते हैं इसको? द टेनिस कोर्ट ओथ। अब इनको इसको लीड किसने किया था? मिराब एंड अबेसियस। अबेसियस एक प्रकार से राइटर था, और मिराब जो था ये हायर क्लास से बिलोंग करता था, बट ये किससे सिंपैथी रखता था? इसकी सहानुभूति किनके साथ में थी? थर्ड एस्टेट के लोगों के साथ में थी। ठीक है, नाउ अब आपके यहां पे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आ चुका है। अबेसियस ने कौन सी वो लिखी थी? पैम्फलेट या बुक मान लीजिए, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, कि थर्ड एस्टेट कौन है, ये इसने लिखा था। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France stayed with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The prices of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queues at the bakery, crowd of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into the Paris. On 14 July, the ascetic crowd stormed and destroyed the Bastille. Now see, जो मैन है वो कहाँ पे बिजी है? वो बिजी है रेवोल्यूशन के साथ में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में, अपनी डिमांड्स को मनवाने के साथ में। अब घर पे कौन रह गई? विमेन रह गई। अब घर किसको चलाना है? विमेन को चलाना है। अब विमेन जब बाजार में गई भाई, वहां पे जाकर के देखा, एक तो सर्दियां बहुत भयंकर पड़ी थी, उसमें जब बाजार में गई देखा भाई जो ब्रेड है, जो कि स्टेपल फूड है, उसी के दाम क्या हो चुके हैं? बढ़ चुके हैं। और जब महंगाई इतनी भयंकर हो गई तो उनको क्या आ गया? गुस्सा आ गया। और उनको गुस्सा आया तो उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ की तो राजा ने क्या बोला कि भाई आप लोग सेना भेजो। राजा ने अपनी आर्मी भेज दी। राजा ने कहां पे आर्मी भेजी? पेरिस के अंदर। फिर अफवाह फैल गई कि भाई राजा तो आपको मारने आ रहा है, तो इससे पहले कि राजा हमें कुछ हानि पहुंचाए, हम ही क्या कर देते हैं? रेवोल्यूशन शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ में 14 जुलाई 1789 को क्या शुरू हो जाता है? आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। और शुरुआत कहां से होती है? प्रिजन ऑफ बेस्टाइल से। ठीक है, इन द कंट्री साइड यानी कि देश के बाहर का एरिया, यानी ग्रामीण एरिया, देश के बाहर का नहीं, ग्रामीण क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? कंट्री साइड बोलते हैं। रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crop. Caught in frenzy fear, peasants several districts seized the hoes and pitchfork and attacked Chataks. They looted and hoarded grain and burned down documents containing record of manorial dues. Now see, अब गांव में क्या अफवाह फैल गई? गांव में अफवाह ये फैली कि भाई जो अब राजा अकेला हर जगह हो नहीं सकता, तो उसने अपने क्या बना रखे थे? अपने एजेंट्स अलग अलग जगह बैठा रखे। इन एजेंटों को क्या बोलते हैं? फ्यूडल लॉर्ड बोल लीजिए, सामंत बोल लीजिए। ठीक है, अब ये फ्यूडल लॉर्ड जहां पर रहता था, उसको क्या बोलते थे? चैटैक्स बोलते थे। और जो इसके खेत थे और जो इसकी रहने की जगह थी, इस पूरे को मिलाकर क्या बोलते थे? मैनर बोलते थे। तो लोगों में अफवाह क्या फैली
कि भाई जो ये लॉर्ड्स हैं इन्होंने अपने जो मैनर में ना गुंडों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, और ये गुंडे आपकी फसल को क्या कर देंगे, आपके खेतों में घुसेंगे और आपकी फसल को बर्बाद कर देंगे। तो इससे पहले कि वो फसल बर्बाद करे, हमें उनको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और सेम ऐसा होता है कि लोग अपने फावड़े कुदाल वगैरह लेकर के पहुंच गए इनके किलों पर, और वहां पर जाके इनके जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हिसाब वगैरह लिखा हुआ तो सब जला दिए, इनके घरों को आग लगा दी, इनका जो अनाज था उसको लूट लिया, और ऐसे शुरुआत हो जाती है छोटे छोटे एरियाज में फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ठीक है, अब राजा ये सब होते हुए देख रहा होता है। अब भाई चूंकि पॉपुलेशन किसकी ज्यादा थी, थर्ड एस्टेट की, तो राजा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतना बड़ा रिस्क ले सके। तो हार मान करके क्या करता है, जो नेशनल असेंबली बनाई थी किसने, थर्ड एस्टेट ने, कहां पर, वर्साइलिस के टेनिस कोर्ट में। जो नेशनल असेंबली बनाई थी, खुद को थर्ड स्टेट से अलग करने के बाद में लोगों ने अपने आप को क्या बनाया था, नेशनल असेंबली बनाया था। उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया था 1791 में, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, राजा की पावर्स को लिमिट करना। दिस पावर इंसिस्टेड ऑन ब्रिंगिंग being concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy. Constitutional monarchy मतलब क्या होता है कि भाई आपके देश का जो सबसे हेड होगा वो कौन होगा, किंग ही होगा, बट देश चलाने वाले कौन होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि लोगों द्वारा क्या होंगे, चुने हुए होंगे। ठीक है, तो ये काम कहां पे होता है, आपका फ्रांस के अंदर होता है। आपको लग रहा होगा कि भाई चलो बहुत अच्छी बात है, ये बन गया, खत्म हो जाना चाहिए, नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, और ये देखेंगे हम कल की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एंड अब कंटिन्यूसली हम डेली वीडियो लेके आने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग साथ दीजिएगा। ओके।